नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान में पाठ 8 करेंगे, जीवों में श्वसन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्य को करने से हमारी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। हम हांफने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब भी हम बच्चों को ये कार्य करते हैं तो उसमें हमें बिना जाने या कुछ भी किए हम सांस लेते रहते हैं हमेशा। लेकिन ये प्रक्रिया कब बढ़ जाती है? जब हम कोई साइकिल चलाते हैं या दौड़कर कहीं जाते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम हाँफने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल सांस लेना एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की वायु शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। ज़रा सोचिए, क्या होगा यह प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक जाए? अगर हम सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लें, क्या आप रोक पाएंगे? नहीं, आपका दम घुटने लगेगा, आप नहीं रोक पाएंगे। हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं या कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा बहुत देर तक नहीं कर पाते क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर सांस की आवश्यकता होती है। हम सांस लेते भी हैं और हम सांस छोड़ते भी हैं। श्वसन क्या है? वातावरण की ऑक्सीजन वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। इंस्पिरेशन, इनहेलेशन यानी सांस को लेना, अंदर खींचना नाक के द्वारा। इसके विपरीत जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन या निःश्वसन। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। दरअसल श्वासोच्छ्वास भी श्वसन क्रिया का एक अंग मात्र है। श्वसन की पूर्ण क्रिया इस प्रकार है, लेकिन जो ब्रीदिंग होती है, इनहेल करना और एक्सहेल करना यानी सांस को लेना और सांस को छोड़ना, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, जैसा हम प्राणायाम में करते हैं। राइट। अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ का विखंडन करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन है। जब हम नाक द्वारा सांस लेते हैं तो वो हमारे रक्त में जाती है। रक्त में जो मौजूद भोजन तत्व होते हैं, जो छोटी आंत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वो भोजन पदार्थ विखंडित होते हैं, टूट जाते हैं, और जब वो टूटते हैं तो उनमें से 3 पदार्थ निकलते हैं: जल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जल हमारा शरीर ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक द्वारा वापस बाहर निकल जाती है, और ऊर्जा क्या है? हम किसी भी कार्य करने में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट द्वारा बच्चों देखते हैं कैसे होता है कि हम मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। एक परख नली लेनी है आपको, उसमें चूने का पानी डालना है। चूने का नहीं लेना हमें, सिर्फ चूने का पानी लेना है। जब हम स्ट्रॉ की मदद से उसमें अपनी वायु, मुंह से निकलने वाली वायु को फूंक द्वारा उसमें फूकेंगे तो जो पानी होगा चूने का वो थोड़ा मिल्की सा हो जाएगा, यानी सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि उच्छ्वसन में निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, बाकी और कोई अन्य गैस नहीं होती। एक बार जब हमने ऑक्सीजन ले ली तो हम नाक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। राइट। श्वसन दर क्या होता है? अब बच्चों, हम 1 मिनट में कम से कम 15 से 18 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब हम कोई अच्छा मेहनती वाला काम करते हैं तो उसमें हम 25 से 30 बार भी सांस ले सकते हैं। जब हम कसरत करते हैं तो ये सांसें और बढ़ जाती हैं। अंतःश्वसन और निःश्वसन में वायु की मात्रा का नापना श्वास मापन स्पायरोमेट्री कहलाता है। इसे श्वास मापी यंत्र द्वारा नापा जाता है। जब भी कोई बीमार होता है या ज़्यादा उम्र के लोगों में इसका प्रयोग किया जाता है कि उनकी सांसों की दर को पहचाना जाता है कि कितनी लंबी सांस वो ले पा रहे हैं, कितनी लंबी वो सांस छोड़ पा रहे हैं। इसका डायग्राम मैं आपको अंत में दिखा दूंगी। श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, हमें सांस क्यों लेना है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि श्वसन द्वारा जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारे भोज्य पदार्थों को विखंडित कर देती है, जिससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं। राइट। जैसे प्रकाश संश्लेषण में फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है, यहीं ऑक्सीजन हमें श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। तो जो हमारे पौधे हमारे मित्र हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके काम आती है और जो वो छोड़ते हैं वो हमारे काम आती है।
तो ये निरंतरता बनी रहती है, जिससे वातावरण में बैलेंस बना रहता है। शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहें, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन का विखंडन होता है, भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का सरल अणु में टूटना भोजन का विखंडन कहलाता है। कोशिका के अंदर भोजन श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन को तोड़कर 3 चीज़ों में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा का प्रयोग हम कर लेते हैं कोई भी काम करने में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नाक से वापस वातावरण में चली जाती है। ठीक है बच्चों, आइए इसका चित्र देखते हैं। श्वसन जो तंत्र है हमारा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नासा द्वार, नासा गुहा और ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब है नासा द्वार। क्या होता है बच्चों? नासा द्वार मतलब जो हमारी नाक है और उसमें जो 2 छेद बने हुए हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, उसको हम नासा द्वार कहते हैं। नासा गुहा क्या होता है? नाक जो लंबी है हमारी, जहाँ छेद से लेके पूरी गले तक, उसको हम नासा गुहा कहते हैं। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आने वाले अतिरिक्त कण हैं, जो बेकार कण हैं, उनको सोख लेता है, जिससे वो आपके शरीर के अंदर ना जाएं। ग्रसनी क्या होती है? गले से लेकर फेफड़ों तक जाने वाली एक नली के आकार की होती है। अब श्वास नली क्या होती है? श्वास नली दोनों फेफड़ों में जाकर बट जाती है, राइट और लेफ्ट। राइट। फेफड़े क्या होते हैं? अपने सीने के दोनों तरफ हाथ रखिए और अनुभव करिए क्या हो रहा है। आपका सीना सांस लेने पर ऊपर जा रहा है और सांस छोड़ने पर नीचे जाता है। पिचक रहा है या फूलने पिचकने की क्रिया वास्तव में कहाँ हो रही है? ये फेफड़ों में हो रही है। फेफड़े शंकु आकार के होते हैं, छोटे ऊपर से छोटे और नीचे से चौड़े होते हैं। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों एक एक फेफड़ा होता है, यानी हृदय हमारा बीच में है, इधर लेफ्ट और राइट हमारे 2 फेफड़े हैं। फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती हैं। दरअसल वायु कूपिकाएं ही वह स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। तो अगर प्रश्न आएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, तो वायु कूपिकाओं में होता है। श्लेष्म और श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा स्रवित चिपचिपा लसदार पदार्थ जो नासा द्वार के नम एवं लसदार बनाए रखता है, ये क्या करता है? मैंने आपको बताया बच्चों, ये जो भी गंदगी, हमारे जो हानिकारक जीवाणु हैं, जो धूल कण हैं, जो सांस द्वारा हमारे नाक में घुसते हैं, उनको चिपका लेता है, फंसे रह जाते हैं, जिससे वो आगे हमारे शरीर में नहीं जाते हैं। ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा ढक्कन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो खाने वाला वो बंद हो जाता है, जब हम खाते हैं तो सांस लेने वाला ढक्कन बंद हो जाता है। इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो हमारे गले के बीचों बीच होता है। खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसलिए बोलते हैं बच्चों, खाना खाते समय आपको बात नहीं करनी चाहिए। अब श्वसन प्रक्रिया होती कैसे है? अंत्य श्वसन में ली गई ऑक्सीजन वायु नासा द्वार से होकर नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुंचती है और ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं यानी फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा मतलब एक सपोर्ट सिस्टम बना होता है जिसमें हमारी बोन्स होती हैं, वो पेशीय परत डायफ्राम होती है। डायफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे, हमारे जस्ट फेफड़ों के नीचे, जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे हो जाती है, और जैसे ही हम सांस छोड़ देते हैं वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। उच्छ्वसन में पसलियाँ नीचे अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब फैल जाता है हमारा सांस भर लेते हैं हम फेफड़ों में, तो हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ देते हैं तो हमारे लंग्स में सिकुड़न आ जाती है और जो डायफ्राम है वो भी सी आकार ले लेता है। अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। बेटा, सांस लेने का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि भोजन पदार्थों को विखंडित करना और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करना और ऊर्जा प्रदान करना। बाकी हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा यहीं से आती है। इसी ऊर्जा के कारण हम अपनी सभी दैनिक कार्य कर पाते हैं। पूरी प्रक्रिया कोशिका में होती है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, यानी जो सेल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर होती है। जब आप दौड़ते हैं, भारी काम करते हैं, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इसी ऊर्जा की पूर्ति के लिए अधिक ऑक्सीजन, तो आप सांस भी क्या है, जोर जोर से लेते हैं। जब आप हाँफते हैं, मुंह खुल जाता है, मुंह से सांस लेकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं।
अन्य जंतु में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग। अब देखते हैं कि बाकी जंतुओं कैसे सांस लेते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशिया में ये एक ही कोशिका के जीव होते हैं, तो इनकी जो त्वचा है वो उन्हीं से सांस लेते हैं। बहुकोशीय जीव केचुए, जैसे केचुआ कैसे सांस लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। कॉकरोच, अन्य कीट जो हैं पार्श्व भाग में छोटे छोटे अनेक छोटे से छिद्र होते हैं, इन श्वास रंध्र कहलाते हैं। मेंढक जो है वो जल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो जब जल में आता है तो फेफड़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो पानी में जाता है तो वह त्वचा का इस्तेमाल करते हैं। जलीय जीव है जैसे मछली है, मछली में अच्छे एक विशेष अंग होता है, गलफड़े होते हैं। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया गलफड़ों द्वारा की जाती है। ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं मछली के गलफड़े। अब पौधों में श्वसन कैसे, पौधे कैसे सांस लेते हैं। पौधों, आपने बुजुर्ग से सुना होगा रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों, बताइए। क्या हमें डराया जाता था बचपन में कि इसके नीचे भूत होता है, रात को मत जाओ, पेड़ों के वहाँ घना है। इसका मेन उद्देश्य साइंस हमें, विज्ञान हमें बताता है कि हमें पेड़ों के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो श्वसन क्रिया है पौधों की वो बंद हो जाता है। श्वसन क्रिया पौधों में किससे होती है, स्टोमेटा से होती है। स्टोमेटा क्या है, दिन में खुलते हैं और यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, और रात में ये छिद्र स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जब ये बंद हो जाते हैं तो ये कोई श्वसन क्रिया नहीं करते। ऐसे ही जैसे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधों को भी वृद्धि करने के लिए, फल लगाने के लिए, फूल खिलाने के लिए, अपने शरीर को बड़ा करने के लिए पौधों को भी क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये सब क्रिया पौधे करते हैं। पौधों में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और प्रयुक्त होती है और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है, लेकिन यही रात्रि में प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो पेड़ों के नीचे अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो हमने बहुत कुछ सीखा, आज के श्वसन क्रिया के बारे में सीखा। सभी जीव सांस लेते हैं, ये सबको पता है। जितने भी जीव जिंदा हैं वो सभी सांस लेते हैं। सांस लेने में वो ऑक्सीजन हवा का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन तथा छोड़ने की क्रिया उच्छ्वसन कहलाती है। शरीर की गतिविधियों के बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। केंचुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में गलफड़ों के द्वारा होता है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैस का विनिमय होता है। चलिए अब इसकी क्रिया को अभ्यास प्रश्न करते हैं। कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वास रंध्रों द्वारा होता है। श्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है, पसलियाँ, फेफड़े, डायफ्राम, नासाद्वार। डायफ्राम का कोई रोल नहीं होता है, डायफ्राम सिर्फ ऊपर नीचे होता है। या पसलियों का रोल नहीं होता है, बताइए। ब्रीदिंग में पसलियों का कोई रोल नहीं होता, डायफ्राम का रोल होता है, क्योंकि डायफ्राम उसको सपोर्ट करता है। सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है किसकी, फेफड़े में, ठीक है। नासिका की गुहा को नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। व्यायाम करते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। कॉकरोच किसके द्वारा श्वसन क्रिया करता है, श्वास रंध्र द्वारा। श्वसन क्रिया में ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होती है कि प्रयुक्त होती है, मुक्त होती है। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है, नहीं, बढ़ जाती है। मैं आपको बच्चों इसका आंसर्स नीचे दूंगी। अंतःश्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, राइट। मेंढक त्वचा एवं फेफड़ों दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं, राइट। उच्छ्वसन को निःश्वसन भी कहते हैं, राइट। पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही। स्टोमेटा द्वारा करते हैं, रंध्रों जो कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं, उन्हीं को रंध्र कहते हैं, देखिए, रंध्रों, राइट। चलिए मैं इसके आंसर्स आपको दे देती हूँ। दोबारा से आंसर्स कर लेते हैं। नासिका की गुहा को नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर श्लेष्म म्यूकस ग्रंथियाँ होती हैं, श्लेष्म स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं। व्यायाम करते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। कॉकरोच श्वास रंध्रों स्पायरिकल्स द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है बच्चों।
अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वास दर धीमी हो जाती है, गलत। बढ़ जाती है। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, सही। मेंढक त्वचा एवं फेफड़ों दोनों के माध्यम से करते हैं, राइट। उपश्वसन को निश्वसन भी कहते हैं, गलत। अंतः श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट करते। जबकि निश्वसन अंतः श्वसन का अर्थ सांस लेना होता है। नी और अंत यानी अंदर जाना, निश्वसन सांस लेना। पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, सही। अब है मैच द फॉलोइंग। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, अंदर की तरफ ली जाए। श्वास में अंतः श्वसन और उपश्वसन दोनों, सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया दोनों होती है। निश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। अब करते हैं प्रश्नोत्तर। श्वसन किसे कहते हैं? सजीव कोशिकाओं में भोजन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड व जल उप उत्पाद के रूप में निकलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। श्वास से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण से ऑक्सीजन से भरपूर वायु को शरीर के अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वायु को बाहर निकालना सम्मिलित रूप से श्वास कहलाता है, यानी ब्रीदिंग कहलाता है। श्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ब्रीथिंग क्या होती है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है बच्चों, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र बनाना है। नासा गुहा, वहाँ यहाँ से वायु शरीर में प्रवेश करती है। इसमें मौजूद बाल और श्लेष्म धूल के कणों को रोकते हैं। ग्रसनी, नासा गुहा से वायु ग्रसनी से होती हुए श्वास नली में जाती है। फेफड़े, हमारी वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं। श्वास नली फेफड़ों में जाकर महीन श्वास निकायों अंत में वायु कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जहाँ गैसों का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना लीजिए। पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं? रंध्रों द्वारा, यानी स्टोमेटा होता है। पौधे अपनी पत्तियों में से सूक्ष्म छिद्रों से, रंध्र कहते हैं, के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसके अलावा पौधों की जड़ों कोशिकाएं भी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? दिन में समय पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है, लेकिन रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। श्वसन के दौरान पौधे भी मनुष्य की तरह ऑक्सीजन लेते हैं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम करते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे दम घुटने या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए हमें रात्रि को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलो बच्चों, कैसे लगा आपको पार्ट? इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, गुड नाइट, गुड डे।